चैप्टर 2 ईच इज ग्रेट इन हिज ओन प्लेस। हर कोई अपनी जगह महान है। सांख्य फिलॉसफी के अनुसार नेचर 3 फोर्सेस से बनी है, जिसे संस्कृत में सत्व, रजस और तमस कहा गया है। जब ये फोर्सेस फिजिकल वर्ल्ड में दिखाई देती हैं, तो हम उन्हें इस तरह समझ सकते हैं: बैलेंस, एक्टिविटी और इनएक्टिविटी। तमस का मतलब है डार्कनेस या इनएक्टिविटी। रजस का मतलब है एक्टिविटी, जो अट्रैक्शन या रिपल्सन के रूप में दिखाई देती है। और सत्व इन दोनों के बीच का बैलेंस है। हर इंसान के अंदर ये तीनों फोर्सेस मौजूद रहती हैं। कभी कभी तमस डोमिनेट कर जाता है। उस समय इंसान लेजी हो जाता है, वह आगे नहीं बढ़ पाता, कुछ करने की इच्छा नहीं रहती, या दिमाग किसी एक फिक्स्ड आइडिया में अटक जाता है। कभी एक्टिविटी डोमिनेट करती है, और कभी ऐसा होता है कि जब एक्टिविटी और इनएक्टिविटी दोनों के बीच एक काम बैलेंस बना रहता है। अलग अलग इंसानों में ये तीनों में से कोई एक फोर्स अक्सर ज़्यादा स्ट्रांग होती है। किसी इंसान का नेचर इनएक्टिविटी, डलनेस और लेजीनेस का होता है। किसी दूसरे का नेचर एक्टिविटी, पावर और एनर्जी के एक्सप्रेशन का होता है। और किसी तीसरे में स्वीटनेस, कामनेस और जेंटलनेस दिखाई देती है, जो एक्शन और रेस्ट का बैलेंस से आती है। इसी तरह पूरी क्रिएशन में, एनिमल्स में, प्लांट्स में, मेन में इन फोर्सेस का कम या ज़्यादा असर दिखाई देता है। कर्म योग खास तौर पर इन तीनों फैक्टर्स से डील करता है। यह हमें यह सिखाता है कि ये फैक्टर्स क्या है और इन्हें सही तरह से कैसे यूज किया जाए, ताकि हम अपना वर्क बेहतर तरीके से कर सकें। ह्यूमन सोसाइटी एक तरह की ग्रेडेड सिस्टम है। हम सब मोरालिटी के बारे में जानते हैं और ड्यूटी के बारे में भी, लेकिन साथ ही यह भी देखते हैं कि अलग अलग देशों में मॉरलिटी का मीनिंग अलग होता है। जो बात एक कंट्री में बिल्कुल मॉरल मानी जाती है, वही बात किसी दूसरी कंट्री में बिल्कुल इमोरल मानी जा सकती है। उदाहरण के लिए, एक कंट्री में कजिन्स की शादी नॉर्मल मानी जाती है, जबकि दूसरी कंट्री में इसे बहुत गलत माना जाता है। एक जगह आदमी अपनी सिस्टर इन लॉ से शादी कर सकता है और दूसरी जगह इसे इमोरल कहा जाता है। एक कंट्री में लोग सिर्फ एक ही बार शादी करते हैं और दूसरी कंट्री में कई बार। इसी तरह मोरालिटी के दूसरे एरियाज भी हैं। इसी तरह ड्यूटी के मामले में भी हमें यही बात दिखाई देती है। एक कंट्री में किसी व्यक्ति का कोई काम उसकी ड्यूटी माना जाता है, लेकिन वही काम किसी दूसरी कंट्री में गलत समझा जा सकता है। फिर भी इन सब डिफरेंस के बावजूद ड्यूटी का कोई ना कोई यूनिवर्सल आइडिया हमेशा मौजूद रहता है। सोसाइटी के अलग अलग क्लासेस में भी ड्यूटी को लेकर अलग अलग व्यूज होते हैं। एक क्लास कुछ कामों को अपना ड्यूटी मानती है, जबकि दूसरी क्लास उन्हीं कामों को देखकर हैरान हो जाती है और कहती है कि यह तो ड्यूटी हो ही नहीं सकती। यहाँ हमारे सामने 2 तरह के रास्ते आते हैं। एक तरफ वे लोग जो मानते हैं कि ट्रुथ तक पहुँचने का सिर्फ एक ही रास्ता है और बाकी सारे रास्ते गलत हैं। दूसरी तरफ वे लोग हैं जो यह समझते हैं कि इंसान की मेंटल कंडीशन, उसकी सिचुएशन और उसकी लाइफ स्टेज के हिसाब से उसकी ड्यूटी और मॉरलिटी बदल सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम यह समझे कि ड्यूटी और मॉरलिटी एक ही लेवल की चीज़ें नहीं हैं। इनमें ग्रेडेशन होता है। जो ड्यूटी जिंदगी के एक स्टेज में सही है, ज़रूरी नहीं कि वही ड्यूटी किसी दूसरी स्टेज में भी सही हो। एक ही काम एक सिचुएशन में ड्यूटी हो सकता है और किसी दूसरी सिचुएशन में वह काम गलत भी हो सकता है। अब इसी बात को समझने के लिए अक्सर यह कहा गया है, रेजिस्ट नॉट इविल। लेकिन अगर इस टीचिंग को हर इंसान पर हर हालात में सीधे लागू कर दिया जाए, तो सोसाइटी का ढांचा ही बिगड़ जाएगा।
अगर कुछ लोग इस रूल को पूरी तरह फॉलो करने लगे तो गलत लोग सोसाइटी पर हावी हो जाएंगे। वो दूसरों की प्रॉपर्टी छीन लेंगे, दूसरों की जिंदगी में कंट्रोल करने लगेंगे और अपनी मर्जी चलाने लगेंगे। यह टीचिंग सुनने में बहुत ऊंची और नोबल लगती है, लेकिन इसे हर किसी पर लागू करना बहुत खतरनाक हो सकता है। इससे लोग हमेशा गिल्ट में जीने लगेंगे। उन्हें लगेगा कि वो जो भी कुछ कर रहे हैं वह गलत है। इसका रिजल्ट होगा कि वीकनेस बढ़ेगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस टूटेगा और मोरालिटी स्ट्रांग होने के बजाय और ज्यादा वीक हो जाएगी। जो इंसान खुद से नफरत करने लगता है उसके पतन की शुरुआत हो जाती है, और यही बात एक नेशन के लिए भी उतनी ही सच है। इसलिए सबसे पहली ड्यूटी यह नहीं है कि इंसान खुद से नफरत करना शुरू कर दे। सबसे पहले ड्यूटी यह है कि वह खुद पर भरोसा करना सीखे। जिस इंसान को खुद पर विश्वास नहीं है वह कभी भी भगवान पर विश्वास नहीं कर सकता। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि हम यह समझें कि ड्यूटी और मोरालिटी को एक ही स्केल पर नहीं तौला जा सकता। ये चीज़ें हर इंसान के लेवल, उसकी स्ट्रेंथ और उसकी कंडीशन के हिसाब से अलग अलग होती है। यही रीज़न है कि एक ही रूल हर इंसान पर लागू नहीं किया जा सकता। जो रूल एक इंसान को ऊपर उठा सकता है वही रूल किसी दूसरे इंसान को और नीचे गिरा सकता है। इसलिए हमें यह मानना होगा कि ड्यूटी और मोरालिटी रिलेटिव है और इन्हें रिजिड तरीके से सब पर अप्लाई करना गलत है। अब इसे और साफ तरीके से समझिए। अगर कोई इंसान वीक है और फिर भी कहता है कि मैं बुराई का विरोध नहीं करता, तो यह नॉन रेजिस्टेंस नहीं है, यह सिर्फ उसकी कमजोरी है। नॉन रेजिस्टेंस तभी मीनिंगफुल होती है जब इंसान में रेजिस्ट करने की पावर मौजूद हो। अगर पावर ही नहीं है तो रेजिस्ट ना करना कोई वर्च्यू नहीं है। इसलिए विवेकानंद कहते हैं कि स्ट्रेंथ हमेशा वीकनेस से बेटर है। अगर चॉइस स्ट्रेंथ और वीकनेस के बीच हो तो स्ट्रेंथ चुनना चाहिए, भले ही वह थोड़ी रफ क्यों ना लगे। वीकनेस को मोरालिटी का नाम देना सबसे बड़ा धोखा है। डर से पैदा हुई शांति असली शांति नहीं है, और कॉवर्डाइज को पेशेंस कहना खुद को डिसीव करना है। असल मोरालिटी तब शुरू होती है जब इंसान स्ट्रांग हो और फिर भी अपने ऊपर कंट्रोल रखे, यानी उसके पास लड़ने की ताकत हो लेकिन वह जानबूझकर लड़ाई न चुने। यही असली नॉन रेजिस्टेंस है। इसलिए भगवत गीता में अर्जुन को यह नहीं कहा गया कि वह हथियार डाल दे और सब कुछ सहता रहे। उसे यह नहीं सिखाया गया कि कमजोरी को वर्च्यू मान लिया जाए और नॉन रेजिस्टेंस को आइडियल बना लिया जाए। इसके बिल्कुल उलट सबसे पहले उसे यह सिखाया कि स्ट्रॉन्ग कैसे बनना है। उसे बताया गया कि डर, कमजोरी और कंफ्यूजन को मोरालिटी समझ लेना सबसे बड़ी गलती है। अगर किसी इंसान में खुद को बचाने की ताकत ही नहीं है और वह कहता है कि मैं बुराई का विरोध नहीं करता, तो यह अच्छाई नहीं है, सिर्फ मजबूरी है। इसलिए विवेकानंद साफ कहते हैं, पहले स्ट्रेंथ चाहिए, फिर नॉन रेजिस्टेंस की बात आती है। अगर चॉइस स्ट्रेंथ और वीकनेस के बीच हो तो स्ट्रेंथ ही बेहतर है, भले वह कुछ लोगों को हार्श लगे। इसलिए यह बात साफ समझनी चाहिए कि नॉन रेजिस्टेंस का मतलब वीकनेस नहीं है। नॉन रेजिस्टेंस तब आती है जब इंसान के पास स्ट्रेंथ और पावर दोनों हो और फिर भी वो जानबूझकर उसे कंट्रोल में रखे। अगर किसी इंसान में पावर ही नहीं है तो उसका नॉन रेजिस्टेंस कोई ऊंचा आइडियल नहीं हो सकता। इसी वजह से हर इंसान के लिए एक ही रूल नहीं हो सकता। जो रूल एक साधु के लिए सही है वही रूल एक सोल्जर या एक हाउस होल्डर के लिए जरूरी नहीं कि सही हो। अगर हम सब पर एक ही टाइप की मॉरलिटी थोपने की कोशिश करेंगे तो ज्यादातर लोग या तो टूट जाएंगे या फेक बन जाएंगे। नेचर धीरे धीरे काम करती है, ग्रोथ हमेशा स्टेप बाय स्टेप होती है। अब इस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया साफ तरीके से सामने आता है।
ईच इज ग्रेट इन हिज ओन प्लेस। इसका मतलब यह नहीं कि हर इंसान जो कर रहा है वह हमेशा सही ही है। इसका मतलब यह है कि हर इंसान अपनी कंडीशन, अपनी कैपेसिटी और अपनी लाइफ स्टेज के हिसाब से सही और मीनिंगफुल हो सकता है। हम सबसे बड़ी गलती तब करते हैं जब हमें एक ही स्टैंडर्ड हर किसी ऊपर लागू करना चाहते हैं। जो रूल एक साधु के लिए सही, जरूरी नहीं कि वह वर्कर, हाउस होल्डर और सोल्जर के लिए भी सही हो। अगर हम सबसे एक ही आइडियल फॉलो करने की उम्मीद रखेंगे तो ज्यादातर लोग कंफ्यूजन और गिल्ट में जीने लगेंगे। नेचर कभी जंप नहीं करती, ग्रोथ हमेशा धीरे धीरे होती है। इसलिए मोरालिटी भी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती है। जो इंसान जिस लेवल पर है उसके लिए उसी लेवल की ड्यूटी उस समय सबसे सही होती है। अगर कोई व्यक्ति स्ट्रगल कर रहा है तो उसी स्ट्रगल में ईमानदारी से किया गया काम उसकी ड्यूटी है। एक स्टूडेंट के लिए पढ़ाई और डिसिप्लिन ड्यूटी है। एक वर्कर के लिए ऑनेस्ट मेहनत ड्यूटी है। एक सोल्जर के लिए हिम्मत और रेजिस्टेंस ड्यूटी है। एक मॉन्क के लिए रिनंसिएशन ड्यूटी है। अगर आप सोल्जर को मॉन्क के रूल से जज करेंगे तो वह गलत लगेगा, और अगर मॉन्क या साधु को सोल्जर या सिपाही के रूल से जज करेंगे तो वह भी गलत लगेगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई एक बड़ा है और दूसरा छोटा। दोनों अपनी अपनी जगह जरूरी और मीनिंगफुल है। इसलिए विवेकानंद कहते हैं कि हर इंसान को उसकी ओन ग्राउंड पर जज करना चाहिए। हाई आइडियल्स को देखकर इंस्पायर होना अच्छी बात है, लेकिन उन्हें बिना तैयार हुए कॉपी करने की कोशिश करना बहुत खतरनाक हो सकता है। अगर कोई इंसान अपनी प्रेजेंट कंडीशन से कहीं ऊपर की लाइफ जबरदस्ती जीने की कोशिश करता है तो अक्सर दो ही चीजें होती है, या तो वो टूट जाता है या फिर हिपोक्रेसी सीख लेता है। हिपोक्रेसी स्पिरिचुअलिटी नहीं है। ट्रू स्पिरिचुअलिटी का मतलब है अपने साथ ऑनेस्ट होना। जो इंसान जिस स्टेज पर है उसे उसी स्टेज की ड्यूटी पूरी सिंसियरिटी से करनी चाहिए। जब इंसान अपने प्रेजेंट वर्क ईमानदारी से करता है तो वही काम धीरे धीरे उसे नेक्स्ट स्टेज के लिए प्रिपेयर करता है। नेचर कभी किसी को एक जंप में ऊपर नहीं उठाती। ग्रोथ हमेशा नेचुरल और ग्रेजुअल होती है। इसलिए विवेकानंद कहते हैं कि अपने काम को कभी छोटा मत समझो। जिस काम में तुम्हें रखा गया है वही उस समय तुम्हारा सबसे बड़ा काम है। अगर तुम उस काम को पूरी सिंसियरिटी से करोगे तो वही काम धीरे धीरे तुम्हारा कैरेक्टर बनाएगा। कंपैरिजन सबसे बड़ी गलती है। दूसरों को देखकर खुद को छोटा समझना एनर्जी की सबसे बड़ी वेस्ट है। हर इंसान का रास्ता अलग है, हर इंसान की स्पीड अलग है और हर इंसान की जर्नी अलग है। इसलिए जरूरी यह नहीं कि कोई और क्या कर रहा है, बल्कि यह है कि तुम अपना काम कैसे कर रहे हो। यह एटीट्यूड कर्म योगा सिखाता है। जब हर इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ईमानदारी से निभाता है तो उसका असर सिर्फ उस पर नहीं पूरी सोसाइटी पर पड़ता है। स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल से स्ट्रॉन्ग सोसाइटी बनती है और स्ट्रॉन्ग सोसाइटी से स्ट्रॉन्ग नेशन बनती है। कर्म योगा का मतलब यह नहीं कि सब लोग एक जैसे बन जाए। इसका मतलब है कि हर इंसान अपने बेस्ट वर्जन की तरफ आगे बढ़े। जब लोग अपनी जगह पर रहते हैं, अपना काम ठीक से करते हैं, तो सोसाइटी अपने आप बैलेंस में आ जाती है। इसी बात को विवेकानंद एक कहानी के जरिए और साफ करते हैं। एक राजा था जो एक सन्यासी के पास गया और उससे पूछा, सन्यास बड़ा है या गृहस्थ? सन्यासी ने कहा, हर कोई अपनी जगह महान है। राजा को यह बात समझ नहीं आई। उसने कहा, अगर ऐसा है तो आप इसे मुझे साबित करके दिखाइए। सन्यासी बोला, ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ समय मेरे साथ रहना होगा और वही जीवन जीना होगा जो मैं जीता हूँ। राजा मान गया और अपने राज्य को छोड़कर सन्यासी के साथ चल पड़ा। राजा और सन्यासी कई देशों से होते हुए एक बहुत बड़े और रिच किंगडम में पहुंचे।
उस किंगडम की कैपिटल में उस समय एक बड़ा समारोह चल रहा था। चारों तरफ म्यूजिक, ड्रम्स और अनाउंसमेंट हो रही थी। लोग अच्छे कपड़े पहनकर स्ट्रीट्स में इकट्ठा थे। राजा और सन्यासी भी वहीं खड़े होकर सब कुछ देखने लगे। घोषणा की जा रही थी कि उस देश की प्रिंसेस आज अपने लिए पति का चुनाव करने वाली है। यह एक पुरानी कस्टम थी कि प्रिंसेस खुद अपना हस्बैंड चूज करती थी। प्रिंसेस को एक थ्रोन पर बिठाया गया और बेयरर्स उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे थे। प्रिंसेस हर एक व्यक्ति को ध्यान से देख रही थी और जो कुछ वह देखती और सुनती थी उसी के आधार पर निर्णय ले रही थी। अगर कोई उसे पसंद नहीं आता तो वो अपने अटेंडेंट से कहती मूव ऑन और उस व्यक्ति को साइड कर दिया जाता। लेकिन अगर कोई उसे पसंद आता तो वह उसके गले में फूलों की माला डाल देती और वह व्यक्ति उसका हस्बैंड बन जाता। जिस कंट्री में राजा और सन्यासी पहुंचे थे वहां भी ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग सेरेमनी हो रही थी। वह प्रिंसेस दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल प्रिंसेस मानी जाती थी और जो भी उससे शादी करता वह पिता की मृत्यु के बाद पूरे किंगडम का राजा बनने वाला था। प्रिंसेस का आइडिया यह था कि वह सबसे हैंडसम आदमी से शादी करे, लेकिन अभी तक उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो उसे सच में पसंद आ सके। ऐसी मीटिंग्स पहले भी कई बार हो चुकी थी, लेकिन हर बार प्रिंसेस ने किसी को भी हस्बैंड के रूप में सेलेक्ट नहीं किया था। इस बार की मीटिंग सबसे ज्यादा ग्रैंड थी। पहले से बहुत ज्यादा लोग आए थे, लेकिन फिर भी लोगों को लगने लगा कि शायद ये मीटिंग भी बिना किसी रिजल्ट के ही खत्म हो जाएगी। इसी समय एक यंग मैन आया, वही सन्यासी। वह इतना हैंडसम था कि ऐसा लग रहा था जैसे सूरज खुद धरती पर उतर आया हो। जैसे ही प्रिंसेस की नजर उस सन्यासी पे पड़ी वह वहीं रुक गई। प्रिंसेस ने तुरंत उसके पास जाकर उसके गले में फूलों की माला डाल दी। युवा सन्यासी ने माला को हाथ में लिया और उसे जमीन पर फेंक दिया। फिर वो बोला, व्हाट नॉनसेंस इज दिस? आई एम अ सन्यासी, व्हाट इज मैरिज टू मी? यह सुनकर उस कंट्री के राजा ने सोचा कि शायद यह युवक गरीब है और इस वजह से प्रिंसेस से शादी करने से डर रहा है। राजा ने उससे कहा, मेरी बेटी के साथ अभी आधा किंगडम तुम्हारा है और मेरी मृत्यु के बाद पूरा किंगडम तुम्हारा होगा। और राजा ने फिर से वह माला उस सन्यासी के ऊपर डाल दी। युवा सन्यासी ने फिर से उस माला को नीचे फेंक दिया और साफ शब्दों में कहा, नॉनसेंस, आई डोंट वांट टू मैरी। इतना कहकर वह वहां से चला। प्रिंसेस उस सन्यासी से इतनी ज्यादा अट्रैक्टेड थी कि वो बोली, या तो मैं इसी से शादी करूंगी या फिर मर जाऊंगी। यह कहकर भी वह उस सन्यासी के पीछे पीछे चल पड़ी। दूसरे सन्यासी ने राजा से कहा, आइए हम भी इनका पीछा करते हैं। वे दोनों थोड़ी दूरी बनाए रखते हुए उनके पीछे पीछे चल पड़े। युवा सन्यासी कई मील तक चलता गया और एक घने जंगल में घुस गया। प्रिंसेस भी उसके पीछे पीछे जंगल में चली गई, लेकिन वह सन्यासी जंगल के रास्तों को अच्छी तरह से जानता था। वह अचानक एक पेचीदा से रास्ते में मुड़ गया और आंखों से ओझल हो गया। प्रिंसेस ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिला। आखिरकार थक कर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई और रोने लगी। कुछ समय बाद राजा और दूसरा सन्यासी भी वहां पहुंच गए। उन्होंने प्रिंसेस से कहा, रो मत, हम तुम्हें जंगल से बाहर का रास्ता दिखा देंगे। अब अंधेरा हो चुका है, इसलिए उन्होंने कहा, आज रात यहीं रुकते हैं, सुबह रास्ता देखेंगे। वे लोग एक बड़े पेड़ के नीचे रुक गए। उसी पेड़ पर एक छोटी चिड़िया, उसका पार्टनर और उसके तीनों बच्चे एक घोंसले में रहते थे। उस चिड़िया ने नीचे देखा और अपने पार्टनर से बोला, हमारे घर मेहमान आए हैं, रात ठंडी है और इनके पास आग जलाने के लिए कुछ भी नहीं है। यह कहकर वो उड़ गई और अपनी चोंच में एक जलती हुई लकड़ी ले आई और नीचे गिरा दिया। मेहमानों ने उस लकड़ी में और लकड़ियां डाल दी और आग जला ली, लेकिन चिड़िया यहाँ नहीं रुकी। उसने फिर से अपने पत्नी से कहा, इनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, हम गृहस्थ हैं और हमारी ड्यूटी है कि जो भी हमारे घर आए उसे हम भोजन दें। यह कहकर चिड़िया बोली, मैं जो कर सकता हूँ वह करूँगा। इतना कहकर वो आग में कूद गई और मर गई। चिड़िया की पार्टनर यह सब देख रही थी।
उसने कहा, यह 3 मेहमान हैं और खाने के लिए सिर्फ एक छोटी चिड़िया थी। यह तो सफिशिएंट नहीं है। पत्नी होने के नाते मेरी ड्यूटी है कि मेरे पति का सैक्रिफाइस बेकार न जाए। यह कहकर वो भी आग में कूद गई। इसके बाद उन तीनों छोटे बच्चों ने कहा, हमारे माता पिता अपनी ड्यूटी निभा चुके हैं, लेकिन अभी भी भोजन पूरा नहीं है। अब हमारी ड्यूटी है कि हम इनके काम को आगे बढ़ाएं। यह कहकर वो तीनों भी एक एक करके आग में कूद गए और मर गए। राजा, प्रिंसेस और सन्यासी यह सब देख के चौंक गए। वे उन पक्षियों को खा नहीं सके। पूरी रात वो वहीं पे भूखे बैठे रहे। सुबह होने पर सन्यासी ने प्रिंसेस को जंगल से बाहर का रास्ता दिखा दिया और वह अपने पिता के पास लौट गई। इसके बाद सन्यासी ने राजा से कहा, अब तुमने खुद देख लिया कि हर कोई अपनी जगह महान है। अगर तुम संसार में रहना चाहते हो तो उन पक्षियों के तरह रहो जो हर पल दूसरों के लिए अपना सब कुछ देने को तैयार थे। और अगर तुम संसार त्यागना चाहते हो तो उस युवा सन्यासी की तरह बनो जिसके लिए धन, सुंदरता, किंगडम किसी भी मायने में कोई महत्वपूर्ण नहीं थे। गृहस्थ बनो तो पूरी सिंसियरिटी से दूसरे के भले के लिए जियो, और अगर त्याग का जीवन चुनो तो फिर दुनिया की किसी भी चीज की तरफ मत देखो। हर कोई अपनी जगह महान है, लेकिन एक का ड्यूटी दूसरे का ड्यूटी नहीं हो सकता। तो ये था हमारा चैप्टर 2। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 लेके आएंगे। अगर आपको यह पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली कहानी के लिए इंतज़ार करें। थैंक यू। शुभ रात्रि।